इजराइल दौरा अपने आप में बहुत गलत कदम था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस समय। नेतन्याहू दुनिया के नज़र में एक बहुत बड़े युद्ध अपराधी है। जिस हाथ से उन्होंने मेडल लिया वो हाथ गाजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हाथ है। वैसे में इस अपराधी के खिलाफ साथ जाकर के मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती थी मोदी जी की। और उसके बाद मोदी जी चुप है, क्यों? ये खामोशी नहीं, ये खामोशी सरेंडर है। दिस इज द साइलेंस ऑफ सरेंडर। पर सर फादरलैंड बता दिया गया तो फादर के खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे? तो ये मोदी जी कर रहे हैं, हमें लगता है कि भारत के लोग देख रहे हैं। रजीम चेंज करना ईरान की जनता करेगी। तो इसमें मुस्लिम हिंदू का क्या मतलब है? मुस्लिम मतलब एक देश है जिसके सॉवरेन देश जिसके खिलाफ एक अग्रेशन हो रहा है ना। हमारे यहाँ भी हम तो कोई हिंदू कंट्री नहीं, हम तो मिक्स्ड है ना। तो ये इंसानियत का सवाल है। गाजा में जो नरसंहार चल रहा था उसके खिलाफ ज़्यादातर लोग खड़े होने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के थे, वो मुसलमान नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर फादरलैंड कह के आ गए किसी और देश को। अरे वो तो 1948 में पैदा हुआ, हम कैसे उनके बच्चे हो गए? मदरलैंड और फादरलैंड के क्या बात है? मुझे लगता है कि उनको स्क्रिप्ट कुछ और दिया गया था, बोल कुछ और आए। वो आप तो साम्राज्यवाद के दलाल कहलाएंगे। अब जिस बेशर्मी के साथ 2 दिन पहले, जबकि पूरी दुनिया जान रही है कि अमेरिका और इजराइल हमला करने वाले हैं, और तब वहां पर पहुंचना ये शर्मनाक है। मुल्क की हुकूमत पूरी तरीके से बेशर्मी के साथ, ये वही भारत है जो हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। सवाल ईरान का नहीं है, सवाल हमारे खुद के मुल्क का है, हमारे देश के लोगों का है। आवाज़ उठाना परेशानी का बायस होता है, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना लाजिम है। अमेरिकी साम्राज्यवाद हो पर्दान, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, अमेरिका और इजराइल का साथ देना बंद करो। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पे, और आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका का ईरान पर जो हमला हुआ है, जिसमें उनके रहबर जिन्हें कहते हैं सुप्रीम लीडर अली खमैनी साहब को मार दिया जाता है, तो उसके विरोध में अमेरिका की दादागिरी और इजराइल की दादागिरी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर वो क्यों हैं और किस मुद्दे पर हैं। क्योंकि एक तरफ से मीडिया में ये भी फैलाया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं, शिया सुन्नी हैं, उन सब को लेकर यहाँ पर कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक अलग रंग दे रहा है कि ईरान के साथ खड़े हुए ये लोग कौन हैं और इनकी क्या राय है। आइए समझते हैं। सर, मोदी जी का इजराइल दौरा और उसके बाद खामोशी, क्या संदेश दिया जा रहा है सर? ये बहुत गलत संदेश गया है। इजराइल दौरा अपने आप में बहुत गलत कदम था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस समय। नेतन्याहू दुनिया के नज़र में एक बहुत बड़े युद्ध अपराधी है। 100 से ज़्यादा देशों ने उनको गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर रखा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस पूरे जेनोसाइड के खिलाफ केस चल रहा है। वैसे में इस अपराधी के खिलाफ साथ जाकर के मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती थी मोदी जी की। लेकिन उसके तुरंत बाद जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला बोल दिया गया, इससे तो बिल्कुल ये संदेश जा रहा है कि भारत भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो या कहीं डायरेक्टली भी हो इस युद्ध में साथ दे रहा है, जो बिल्कुल हमारे विदेश नीति के खिलाफ है, हमारे जो देश के कौमी हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ है। हमारे देश के बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं मिडिल ईस्ट में, वहीं से हमारे पास तेल आता है। देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे मजदूरों की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक कदम उठा लिया मोदी सरकार ने, और इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी सरकार को तत्काल यहाँ शांति के पक्ष में आवाज़ उठानी होगी। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका से, इजराइल से 2 टूक कहना होगा कि हम इस जंग में आपके साथ नहीं हैं, हम इसके खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि ईरान में जल्द से जल्द ईरान के बारे में तय करना सिर्फ और सिर्फ ईरान की जनता का हक बनता है। ये अमेरिका का हक नहीं है कि जा करके हम रजीम चेंज के लिए किसी की हत्या कर देंगे, किसी को किडनैप कर देंगे और तब कह देंगे ईरान की जनता से कि आप जा करके आप सरकार ले लो। ईरान की जनता खुद सक्षम है, जो लड़ना होगा वो लड़ेंगे, लेकिन ईरान की संप्रभुता वो हमें लगता है कि दुनिया के हर संप्रभु देश को ईरान के साथ खड़ा होना। मैम, जिस तरह अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बना रखी थी वही यूएस कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री वहीं पर जाकर मेडल ले रहे हैं।
मेडल ले रहे हैं, जिस हाथ से उन्होंने मेडल लिया वो हाथ गाजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हाथ हैं। और सबसे दुख की बात ये थी जब मोदी जी ने जाकर कहा 1.4 बिलियन भारतवासी हमारे साथ है, हमारे नाम लेकर उन्होंने बच्चों के खून की रंगे हुए हाथों को हाथ पकड़कर दोस्ती जताई। और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर क्या हमने देखा, एक और 8वां देश को ट्रम्प की साम्राज्यवादी दादागिरी ने बॉम्बिंग किया। और उसके बाद मोदी जी चुप है। क्यों? ये खामोशी नहीं, ये खामोशी सरेंडर है। दिस इज द साइलेंस ऑफ सरेंडर, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान की विदेश नीति नेशनल सॉवरेनिटी की प्रिंसिपल्स की डिफेंस में हमेशा रही, हमेशा। आज मोदी जी ने उस सिद्धांत को कब्र दे दी। पर सर फादरलैंड बता दिया गया तो फादर के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएंगे? तो ये मोदी जी कर रहे हैं, हमें लगता है कि भारत के लोग देख रहे हैं। ईरान जैसे इतने पुराने भारत के एक दोस्त, ईरान जैसे भारत की तरह बहुत पुरानी एक सभ्यता, आज जिस तरह से उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है, एक सभ्यता को तहस नहस करने की पूरी कोशिश हो रही है, एक पूरे देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है, प्राइमरी स्कूल की बच्चियों की हत्या हो रही है, और उसमें अगर भारत खामोश रहे तो ये बिल्कुल भारत के अपने पूरे परंपरा के खिलाफ है, हमारे देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। शुक्रिया। मैम, कहा जाता है कि ईरान में औरतों के अधिकारों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल कर रहा है, और वहीं पर बच्चियों के स्कूल पे बम मारा जाता है और फिर सब खामोश होते हैं। देखिए वो रेजिम क्या है, वो रेजिम की नीति क्या है, ये तो ईरान की जनता की जिम्मेदारी है और दायित्व है और अधिकार है उसके खिलाफ बोले, और वो बोल रहे हैं। रेजिम चेंज करना ईरान की जनता करेगी। आप आपका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आपने जबरदस्ती बॉम्बिंग के आधार पर आप जनवाद के नाम पर जनवाद की कब्र दे दी। आप कौन होते हैं? कल वो कहेंगे हमें ये प्रधानमंत्री भारत की पसंद नहीं है, यहाँ के बॉम्ब करे जैसे मजदूरों को किडनैप करिए। कौन होते हैं? ये कौन सा दुनिया है? कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, कोई UN चार्टर नहीं, कोई नेशनल सॉवरेनिटी का सिद्धांत नहीं, और मोदी जी चुप है। इसका मतलब मोदी जी, उनकी खामोशी मोदी जी की ट्रम्प के सामने सरेंडर है। मैम, आखिरी सवाल कि इसको मीडिया, जो अपना देश का मीडिया विदेश शिया सुन्नी में लेकर आ गया है कि ये शिया सुन्नी का झगड़ा है, इनको शर्म आना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जब प्राइमरी स्कूल के 100 बच्चों को बॉम्बिंग के आधार पर हत्या कर दी, ये शिया सुन्नी कोई सोचेगा? ये शिया सुन्नी का सवाल है या ईरान की नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल है? चाहे शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, जिस देश में हम रहते हैं हमारी अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और आज़ादी का अधिकार है या नहीं, या कोई और देश आकर करेगा? ये 2026 के नए साम्राज्यवादी आधार है जो देश को कब्जा करना चाहता है, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये खेद की बात है कि मोदी जी अपने सिद्धांतों को छोड़कर वो भी उस खेमे में खड़े हो गए हैं। मेक भारत ग्रेट अगेन नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहा जाएगा कि एक मुस्लिम कंट्री है और आप सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मुस्लिम हिंदू का क्या मतलब है? मुस्लिम मतलब एक देश है जिसके सॉवरेन देश जिसके खिलाफ एक अग्रेशन हो रहा है ना। हमारे यहाँ भी, हम तो कोई हिंदू कंट्री नहीं, हम तो मिक्स्ड है ना। तो ये इंसानियत का सवाल है। गजा में जो नरसंहार चल रहा था उसके खिलाफ ज़्यादातर लोग खड़े होने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के थे, वो मुसलमान नहीं थे, है ना। तो इंसानियत की बात हमको करनी चाहिए। हमारा धर्म भी हमको इजाज़त नहीं देता हिंदू मुस्लिम करने की। आप पढ़ लो पूरा गीता, गीता में एक जगह बता दो मुस्लिम लिखा है कि नहीं? कहीं मुस्लिम नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि जितना आप में परमात्मा उतना उसमें भी है, हर शख्स में परमात्मा है।
स्पिरिचुअली इवॉल्व वो है जो हर शख्स में, जो डिवाइडेड शख्स हैं उनमें परमात्मा को देख सकता है। इसका मतलब आप तो जाहिल ही जाहिल हैं, आपको अपना धर्म ही नहीं समझ में आया। आप तो नेतन्याहू के पीछे भाग रहे हैं जो कंस का अवतार है। कंस ने छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया था ना, कृष्ण जी को मारने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मारा उसने अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए। तो उसका अवतार कौन हो सकता है? नेतन्याहू हो सकता है। तो आप अपने ऊपर इतना पाप क्यों लेना चाह रहे हैं? आपको भी सामना करना है कभी ना कभी। तो जो है ये सब अधर्मी है, महा अधर्मी है। और अगर ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, तो वो भी अधर्मी बन गए। तो ये धर्म का मतलब है। मैम, प्रधानमंत्री को वहाँ पे मेडल मिलता है, वो फादरलैंड बोलते हैं, तो उनके साथ फिर वो अब यहाँ पर जो हो रहा है उस पर कोई खामोशी है उनकी? प्राइम मिनिस्टर फादरलैंड कह के आ गए किसी और देश को। अरे वो तो 1948 में पैदा हुआ। हम कैसे उनके बच्चे हो गए? मदरलैंड और फादरलैंड के क्या बात है? मुझे लगता है कि उनको स्क्रिप्ट कुछ और दिया गया था, बोल कुछ और आए, वो उनको तो समझ ही नहीं आई होगी। वो गुजराती जूस के लिए था, वो तो कहा नहीं उन्होंने। तो खैर उसको छोड़ो, ये तो होता रहता है उनके साथ। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि जंग के एक दिन पहले वो जाके उनको हरी झंडी दे देते हैं। हरी झंडी हुआ ना कि आप तो विश्व गुरु बनना चाहते थे, अब तो विश्व गुलाम से भी नीचे, अब तो आप तो साम्राज्यवाद के दलाल कहलाएंगे। अब मैं नहीं कहूंगी तो और लोग कहेंगे, है ना? ये आप दिख रहे हैं ऐसे ना, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक इज्जत से खड़े होने वाला देश था हमारा, क्योंकि हम भी विक्टिम है साम्राज्यवाद के। हमें क्या क्या हमें तो बर्बाद किया था, 200 साल हमको गरीब कर दिया था इस देश ने, हमें क्या प्रताड़ित नहीं किया था। तो हम लड़के हमने अपनी आज़ादी जीती, और उसके बाद हम हर ऐसे देश के साथ खड़े रहे, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो आयरलैंड हो, सबकी हम आज़ादी के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे। हमने कभी पक्षपात नहीं किया। और बुलीज और बदमाशों के साथ जो अग्रेशन करते हैं उनके साथ तो हम कभी खड़े नहीं थे। आप कहते हैं कि नहीं, ये क्या प्रैक्टिकल है कि आप पावरफुल लोगों के साथ खड़े हो जाएं? पावरफुल लोग कहते हैं कि दिन है तो दिन बोलो, वो कल कहते हैं रात है तो रात बोलो। ये तो कोई इज्जत की बात नहीं है ना। तो आपने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो भी वो करके आए हैं वो बहुत गलत है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। ये हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। और मैम, ऐसी भी क्या मजबूरी की कंडोलेंस मैसेज भी नहीं जा पा रहा एक ट्वीट पे? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। आप डर के मारे, मतलब आप झूठ मूठ ही बोल देते, आपको नहीं लगता है लेकिन झूठ मूठ ही बोल देते, क्योंकि पहला अटैक ईरान पे था। यूएस और इजराइल ने अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान पे किया है। वहाँ पे एक स्कूल में 180 छोटी छोटी बच्चियाँ मारी गई हैं टारगेटेड स्ट्राइक में। अब उस पर भी आपने दुख नहीं व्यक्त किया। आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने रिटेलिएशन में, सबको पता था आप ईरान को अटैक करोगे तो रिटेलिएट आपके दोस्तों के खिलाफ करेंगे। वो जो सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज दुमलग्गू बन चुके हैं अमेरिका के, उनके खिलाफ रिटेलिएशन होगा, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ तो ईरान कर नहीं पाएगा ना। तो सबको मालूम था। तो आपको मालूम था यूएई वगैरह वगैरह, अबू धाबी, सब अटैक होंगे। तब आप कह रहे हैं नहीं, वो यूएई में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और एक लफ्ज़ आपके मुंह से नहीं कि ईरान में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ईरान में अच्छा क्यों हुआ? और आप ये भूल गए हैं, जो लोग कहते हैं कि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त? जब 1994 में जब पूरा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस है, ऑयल जो भी कहते हैं उनको, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया इंडिया को कंडेम करने के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर के लिए, तब ईरान आपके साथ खड़ा था। ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया। आप इतने मतलब क्या कहते हैं कि कृतज्ञ हैं कि आप वो मानने को तैयार नहीं है। इंसाफ फरामोश है आप। और आपने इस तरह से उनका साथ नहीं दिया जब उनके खिलाफ ये अग्रेशन चल रहा है। बहुत ही बद्दुआ हमें लगेगी। अगर आप भगवान में मानते हैं तो आपको मानना होगा कि आपको कर्मों का फल मिलेगा। थैंक यू मैम। फादरलैंड बता दिया गया इजराइल को, तो अपने फादर के अगेंस्ट तो बोलेंगे नहीं? ये बहुत ही दुखद है। मतलब क्या कहा जाए, जिस बेशर्मी के साथ 2 दिन पहले, जबकि पूरी दुनिया जान रही है कि अमेरिका और इजराइल हमला करने वाले हैं, और तब वहाँ पर पहुँचना और उनसे रिश्ता बताना, और यहाँ तक कि उनके साथ पक्ष में खड़ा होना, हमास की बात करना, लेकिन एक बार भी 70,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं उसका जिक्र तक न करना, ये शर्मनाक है। और पूरे भारत के विदेश नीति को एकदम यू टर्न लेना, और ये वैसा ही है जैसे यहूदियों के यहूदीवाद और यहाँ हिंदुत्ववाद का साझा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारत की जनता, इसीलिए पूरे देश भर में आज इस सरकार के खिलाफ वो
इनकी नीति हो सकती है, देश की नीति नहीं हो सकती। सर, इसको सुन्नी शिया बना के बांटा जा रहा है, इस तरह का पूरा प्रचार मीडिया में शुरू हो गया है। नहीं, वो यही करेंगे, वो यही करेंगे। यहाँ पर कौन सुन्नी कौन सिया है, आप देखिए पूरा लाल है और सब तरह के लोग हैं। और पूरे देश में जो भी ह्यूमैनिटी को विश्वास करेगा, सॉवरेनिटी को विश्वास करेगा, देश की संप्रभुता में भरोसा करेगा, तो एक दादागिरी कि आप जब चाहे किसी भी देश पर हमला कर दें, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा लें, तो ये जो है साम्राज्यवाद का नंगा चेहरा है, जिस नंगे चेहरे को पूरी दुनिया जान रही है और भारत के लोग भी जान रहे हैं। वो उसकी नीति के खिलाफ है और इसीलिए सड़कों पर। सर, सुप्रीम लीडर के मरने पे एक शोक संदेश भी तक नहीं गया है। बहुत ही शर्मनाक, क्या कहा जाए। मैं जितना भी सोचता हूँ लगता है कि ये क्षुद्रता की हद है, क्षुद्रता की हद है। कि क्या आप कहेंगे कि आप एक देश के साथ जो इतना पुराना रिश्ता है और वहाँ पर आपके साथ एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा, तो ये शर्मनाक है। देश में चर्चा चल रही है कि दोस्त के साथ जो हुआ है और प्रधानमंत्री की खामोशी है, तो इस खामोशी को किस तरह से देखा जा रहा है? इस खामोशी को और किस तरीके से देखा जाए कि मुल्क की हुकूमत पूरी तरीके से बेशर्मी के साथ इस पूरे हमले में एक तरीके से शामिल है। ठीक है, ये वही भारत है जो हमेशा से फ़िलिस्तीन के समर्थन में रहा है, जिसके ईरान के साथ एक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, सिर्फ कोई ट्रेड की रिलेशनशिप नहीं है, तहज़ीब से जुड़े हुए हैं लोग। वो ईरान भारत के साथ तमाम आलमी सतह के जो मंच हैं, मरहले हैं, वहाँ वो हमारे साथ खड़ा रहा। ठीक, यही प्रधानमंत्री ईरान गए थे, आयतुल्लाह खामनेई से मिल के आए थे। ठीक, और आज एक मुल्क के रहबर को, वहाँ के सबसे बड़े लीडर को मार दिया जाता है और इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। सवाल ये है, अगर ये नरेंद्र मोदी की जहनीत है तो वो अपनी जहनीत अपने अलग से वो बयान करें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हमारे देश की रहनुमाई करते हैं, लिहाजा उन्हें कोई हक नहीं कि हिंदुस्तान के मेहनतकश आवाम के जज्बात को वो इस तरह अपनी काली करतूतें, माइंड यू काली करतूतें, एप्स्टीन फाइल्स और न जाने क्या क्या, अपनी काली करतूतों के ऊपर से चिंधियाँ जो जिसकी उड़ गई हैं, उसको अपने आप को बचाने के लिए वो हमारी इज़्ज़त को रौंदें, मुल्क की इज़्ज़त को रौंदें। मैं समझता हूँ ये किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग हिंदुस्तानी को कबूल नहीं होना चाहिए। सवाल ईरान का नहीं है, सवाल ईरान का नहीं है, सवाल हमारे खुद के मुल्क का है, हमारे देश के लोगों का है। आप विश्वगुरु होने की बात करेंगे, ठीक है, और विश्व कहाँ खड़ा है? आप विश्व से अलग होकर के उसके गुरु बनना चाहते हैं। ठीक है, दुनिया का आवाम आज ईरान के समर्थन में खड़ा है। कम से कम द इंटायर सदर्न हेमिस्फीयर, जो दक्षिण के देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दो बड़ी ताकतें दुनिया की, रूस और चाइना, वो ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ताकत की बात है, इसलिए कि ये बड़े जाहिर तौर पे एक नाइंसाफ़ी। देखिए, अब इनके जो पश्चिमी देशों के और अमेरिका और ये जो सह्यूनी ज़ायनिस्ट हैं, फांसीवादी हैं, इनके कपड़े न सिर्फ उतर गए हैं बल्कि चीथड़े हो गए। आज इस बात को वो भी खुद जान रहे हैं, लिहाजा वो डेमोक्रेसी और उसकी बात नहीं करते। वो तो हिंदुस्तान को कितनी बार जलील किया, ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। ठीक है, फिर भी हमारे जो रहनुमा हैं इस सरकार में इतना मादा नहीं है कि वो इसके खिलाफ कुछ बोल सके। सवाल अगर सिर्फ उनकी इज्जत का होता तो कोई बात नहीं थी, उन्हें अपनी इज्जत का पैमाना खुद तय करने की इजाज़त है। सवाल मुल्क की इज्जत का है, सवाल हमारे और आपकी इज्जत का है, सवाल इस बात का है, कल को अगर मैं बाहर गया हिंदुस्तान से तो किस मुंह से मैं बाहर के लोगों की, ईरान के आवाम की, अरब मुल्कों के आवाम की
अमेरिका के मेहनत कशों की जो कि विरोध कर रहे हैं, उनकी आंख में आंख डाल के मैं कैसे बात करूँगा? मैं क्या कहूँगा उनसे कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब 150 बच्चियाँ स्कूल में मारी गईं, तब मेरा देश क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, क्या कह रहा था? लेकिन कह तो कुछ नहीं रहा। हमारे देश की इस सरकार की आज सिर्फ बेशर्म चुप्पी वो गूंज रही है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। सर, पर 2014 में एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री कहकर प्रचार किया था और सत्ता में आए थे, लेकिन पिछले 11 साल में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी की ज़बान ही नहीं खुल रही? क्या मजबूरी ऐसी आप देख रहे हैं? देखिए, 2014 में जब ये आए थे तो गुजरात करके आए थे। अब धतूरे के पेड़ पे गुलाब का फूल नहीं खिला करता। एक मीडिया का और हिंदुस्तान के जो हुक्मरान जो तबके हैं, उनकी बैकिंग थी, उनकी ज़रूरत थी कि भाई अब जो मामला अटक गया है उनकी मुनाफाखोरी का, उसको और ज़्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है जब हिंदुस्तान के लोगों को तकसीम कर दिया जाए। ठीक है, वो काम कांग्रेस ने भी किया, लेकिन जहां वो अटक गए, अब उसके आगे इसको ले जाने का काम वो जानते थे कि ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, लिहाजा वो आ गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो 2014 में हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कम से कम मुझे और हमारे जैसे लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन लोगों की परेशानियां होती हैं, लोग चाहते हैं कि उनका हल हो, तो आप बहुत सारे लोगों को उस समय के लिए बहला सकते हैं। ठीक है, और उसकी पूरी शासन तंत्र की मदद से उन्होंने ये किया। लेकिन असलियत क्या है, ये आज खुल के नुमाया है। ठीक है, हिंदुस्तान का हर आदमी त्रस्त है, हिंदुस्तान के नौजवान, किसान, मजदूर। ये एक अलग बात है कि ये जिम्मेदारी हमारी और आपके जैसे लोगों की है कि जो खौफ के माहौल पे वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, उस खौफ से लोगों को बाहर निकालें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि अगर आप एकजुट हो गए तो इस हुकूमत की कोई कुव्वत नहीं है कि वो आपका दमन कर सके। और लोग इस बात को समझते हैं, लोगों ने जाहिर भी किया। किसान आंदोलन हो, CA NRC के खिलाफ जो जद्दोजहद, कौन जानता था शाहीन बाग को, कौन जानता था वहाँ की औरतों को, लेकिन देखिए क्या कमाल किया उन्होंने। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। JNU के छात्रों ने, जामिया के छात्रों ने, FTII के छात्रों ने, और ये कोई मैं पिछली सदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इन्हीं 11 सालों के दरमियान हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो वो एक शेर है कि बड़ी सख्त जान है उम्मीद, यकीन हो कि ना हो इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो हम तो पूरी उम्मीद से लड़ते हैं। पर सर, एक सवाल ये भी कि मीडिया का जो आप भूमिका पिछले 11 साल से देख रहे हैं कि जो खबर है, जो लोग हैं उनके तक पहुंचती नहीं। यहाँ पर भी आपने देखा कई डिजिटल पे आ जाते हैं, वो एक अलग ही एंगल में ले जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा दुख सा होता है, क्योंकि हम मीडिया में रहे हैं और इस तरह के रिपोर्टर्स और पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं और इस तरह की बातें, हर चीज़ें मुसलमान, अभी एक दाढ़ी वाले थे तो उनके साथ कहने लगे कि वो मुसलमानों में बाप बेटी से शादी हो जाती है, इस तरह के सवाल, इस तरह के माहौल। देखिए, ऐसा है आज वो माइक और कैमरा लेके आते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स कोई आज की पैदाइश नहीं है, ये हर समाज में हर वक्त इस तरीके के लोग रहे हैं। ठीक, जिनकी तरफ से वो ये माइक पकड़ के आते हैं, उन लोगों का खौफ है कि वो तमाम ताकत के बावजूद वो आवाज़ें चुप नहीं करा पाते। ठीक, और आवाज़ों का, विचारों का एक तरीका होता है, आप कितना ही ज़ोर से उसके ऊपर ढक्कन लगाइए, एक बार वो फ़िरके में, वो माशरे में निकल गई तो कहीं ना कहीं जाके गूंजती भी हैं। अगर ये ना होता तो आज भी हम दास प्रथा में रह रहे होते। ठीक, ये ना होता तो आज हिटलर का स्तुति गान हो रहा होता। ठीक, लेकिन हिटलर का क्या हुआ, मुसोलिनी का क्या हुआ, बड़े बड़े तानाशाहों का क्या हुआ, इसके लिए मुझे दावे ठोकने की ज़रूरत नहीं है, तवारीख इस बात की गवाह है।
शुक्रिया सर, बहुत बहुत। क्या आपका हो गया था, कई पत्रकार घूम रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? सवाल गलत पूछ रहे हैं आप। जो पूछ रहे हैं अब सवाल करें जो जायज़ बात है। मैंने कहा कि मानवता के हनन है, चाहे वो ईरान करे, इसराइल करे या जो है आपका अमेरिका करे। क्या किसी के घर के अंदर घुस के आप मारोगे? हम आपके घर घुस के आपको हम गाली दें कि आप मुझे के माला पहनाओगे? आप 9 साल का, 10 साल का, 8 साल का, 80 साल का, 90 साल का मासूम बच्चे का आप कत्ल कर रहे हो, ये मानवता का हनन नहीं है। अब इसको धर्म से जोड़ना ये मैं समझता हूँ गलत बात है, ये कहीं का भी हो। और कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह खड़ा रहता है, हर 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 व्यक्ति के लिए, हर इसके लिए। हिंदू मुस्लिम के सवाल नहीं है। अब इसमें कोई ऐसी बात करे तो गलत है, ये मानवता का हनन है। और आजकल इस तरह के लोग बहुत, कोई भी प्रोटेस्ट कोई भी चलता है दिख जाते हैं। हम लोगों ने देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी पहुंच गए, ऐसे लोग कट गए। तो ये देश में जो एक लाइन तो इन लोगों ने जो धर्म और सब की खींची दी है, बहुत गहरी लाइन गोदी मीडिया से लेकर। देखिए धर्म मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा वाले जहाँ भी है वो हर मानवता के हनन के साथ खड़ा है कि जिनके साथ अन्याय होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। इंसान है, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इंसान के इंसान कत्ल करने कोई राइट को अधिकार नहीं, चाहे वो जितना सुपर पावर हो, चाहे जितनी सुपर पावर हो, अधिकार नहीं है। चाहे आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को, जिसे भी, एक ही बार ज़िंदगी देता है, एक ही बार ज़िंदगी देता है। जो ज़िंदगी आपको दिया वो ज़िंदगी मुझे भी दिया है, और इस ज़िंदगी को ख़त्म करने का ना आपका अधिकार है ना मेरा अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ ऊपर वाले के, जिसको जो मानता है। आप कैसे कह सकते हैं ये मानवता की हनन है, ये बच्चों की हनन है, ये बुजुर्गों की हनन है, ये जो महिलाओं का हनन है, और उनके मजलूमों की आवाज़। तो सब धर्म में कि जुल्म जहाँ पे होगा उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, किसी के खिलाफ होगा। हर जुल्म की आवाज़ उठाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हर कहीं का भी कंट्री का कहीं की भी बात हो, जहाँ मानवता के खिलाफ है वहाँ हम लोग खड़े हैं। यहाँ सिर्फ एक इसराइल की बात नहीं है, ये कोई ईरान की बात नहीं है, ये कोई अमेरिका की बात नहीं, हर मानवता के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। ये पूरा एक आप यहाँ पे भी देख रहे हैं किस तरह के मीडिया के घुस आए हैं, और मीडिया में पूरा ये प्रचार चल रहा है कि मुसलमान देश है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, शिया सुन्नी का मामला है, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये सब यूट्यूबर्स भी यहाँ पर इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आवाज़ उठाना भी अब परेशानी के सबक हो गया। ये तो है, आवाज़ उठाना परेशानी का बायस होता है, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना लाजिम है। हमारा ये कहना है कि आवाज़ तो उठाना ही है, क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ भी है। और आज हमें जब जुल्म के ख़िलाफ़ जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा और उसके बाद ये अटैक हो जाता है, और फिर प्रधानमंत्री की खामोशी, इसको किस तरह से देखा जाए? मैं तो ये कह रही हूँ कि वो जो गए और उसके बाद ही हुआ, तो ये क्या था ये प्रधानमंत्री खुद ही बताएं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया जबकि शांति वार्ता चल रही थी, तो इसका तो साफ मतलब ये है कि वो शांति चाहते ही नहीं थे, वो वार्ता चाहते ही नहीं थे, और उनका पूरा इरादा हमला करने का ही था। हमारा आक्रोश इस बात पे है, इस बात पर भी है, और उतना ही है जितना ज़ायनिस्ट इजराइल और इम्पीरियलिस्ट अमेरिका के हमले के ऊपर आक्रोश है, उतना ही आक्रोश इस बात पर है कि हमारी सरकार ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसकी निंदा नहीं की, उसकी भर्त्सना नहीं की। ईरान के ऊपर हमला किया, वो ईरान जो हमारा दोस्त रहा है, लगातार दोस्त रहा है, उसके ऊपर अटैक को हमारी सरकार ने कंडेम नहीं किया, बल्कि जब ईरान ने जवाबी हमले अमेरिका की बेसिस जो वेस्ट एशिया में हैं उन पर किया, तो मोदी साहब प्रॉम्प्टली बोल पड़े कि हम उसको कंडेम करते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता के नुमाइंदे बनकर नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो हमारे नुमाइंदे बन के बोल रहे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम ये इस बात के सख्त मुखालिफ हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल दादागिरी करते रहें और हम चुपचाप सहते रहें, मुंह फेर लें। ये हिंदुस्तान की रवायत नहीं रही है, और हिंदुस्तान की जनता डेफिनेटली
इसके पक्ष में नहीं है। मैम एक चीज़ और, वेस्टर्न मीडिया में पूरा ये चलता आया है, लोगों को यही प्रचार किया है कि ईरान में औरतों के हुकूकों को ख़त्म किया जा रहा है, और फिर हम देखते हैं कि जब बम गिराया जाता है तो लड़कियों के स्कूल में गिरा दिया जाता है, तो पूरा दोहरा चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल दोहरा चेहरा है। देखिए हम उनके जो जिस तरह से वहाँ पे औरतों का जो भी हाल है हम उसके सपोर्ट में यहाँ परचम लेकर नहीं खड़े हैं। हमारा कहना है ईरान की जनता तय करेगी कि उनको किस तरह की सरकार चाहिए, ठीक है। हम जिस बात पर इस वक्त बोल रहे हैं वो ये है कि ज़ायनिस्ट इज़राइल और इम्पीरियलिस्ट अमेरिका दादागिरी करके दुनिया के जिस भी हिस्से में चाहे उसमें तख्ता पलट करने का उसको हक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने पहले भी किया है किसी ना किसी बहाने से। इराक़ में किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के, जो नहीं थे। ईरान में कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी को, वो कह रहे हैं कि एटॉमिक बॉम्ब है, जो कि वो कह रहे हैं नहीं है, तो उसको लेकर के उन्होंने हमला किया। वक्त बताएगा कि वो क्या था। तो इसके हम बिल्कुल मुखालिफ हैं। बस एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी क्या संदेश दे रही है? खामोशी तो कहाँ है, उन्होंने पहले कह दिया कि हम चाहते हैं कि ये एस्केलेशन बंद हो। ये एक बहुत ही घुमा फिरा के आएँ बाएँ जिसे हमारी ठेठ भाषा में कहते हैं, वो करने वाली बात है। और उन्होंने निंदा नहीं की, जबकि निंदा करना चाहिए था हमारी सरकार को। एक बात। दूसरी बात, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि उल्टा जब जवाबी हमला हुआ उस पर उन्होंने निंदा की, तो ये साफ दिखाता है कि नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हैं, किसके आगे घुटने टेक रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है। शुक्रिया। तो देखा, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट में कुछ इस तरह के लोग भी आ जाते हैं जो प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये पिछले कुछ वक्त से लगातार चल रहा है। वो देखिए वहाँ पर भी वो पत्रकार अपने आप को बताते, वो उसी तरह से प्रोटेस्ट कराते हैं, उसी तरह से बात किया जाता है, क्योंकि वो उनकी रेटिंग और टीआरपी के लिए होता है, व्यूज़ के लिए। इस तरह से किसी को पकड़ लिया जाता है। सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, इस तरह से ये सारा काम चल रहा है। आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? पहले तो मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद सभी का जो यहाँ पे आए हैं, और जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनका सभी का साथियों का धन्यवाद। आज हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ है ये ईरान के समर्थन में हुआ है, क्योंकि इजराइल और इराक अमेरिका ये दोनों ही देश हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि इन लोगों ने दुनिया पे एक कब्जा जमा रखा है, और वो कभी किसी के आधार को लेकर के इशू बनाता है, कभी किसी का आधार को इशू बनाता है। तो इन्होंने कभी इराक को, सद्दाम को कुछ अंजाम लगा करके उसको मार दिया। ऐसे ही फ़लस्तीन के लिए और गाजा पे जब हमला हुआ उस वक्त भी जो है इन्होंने उस पर अंजाम लगा के मार दिया। जबकि ये लड़ाई जो है वो जंग नहीं है। जिस जंग को ये करना चाहते हैं, ये जंग जो है ये तेल की जंग है। ये तेल को छीनना चाहते हैं, चीज़ों को हड़प करना चाहते हैं। और इन्होंने जो है आज वार्ता के चलते हुए और ईरान पे हमला किया है। तो एक ये बहुत दुख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि बातचीत के दौरान इन्होंने हमला किया है। अमेरिका ने और ईरान ने के दोनों की मिली साजिश है। ये कुछ चीज़ें वहाँ की हासिल करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का हमला है। उन चीज़ों के हमले में वो ये रहा है कि वहाँ के सिविलियन जो है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ के स्कूल के बच्चे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और दुनिया के जो देश हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था भी कमज़ोर हो रही है। और जिसमें कि हमारी भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो भी कमज़ोर हो रही है। और हमारे मोदी सरकार जो है, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई इस पर वार्तालाप नहीं की, और इनको ना इनकी निंदा की, ना इनको इन्होंने अभी तक कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि भाई हम किसके साथ हैं। तो इनके लिए कम से कम एक शांति की अपील तो करनी चाहिए थे। तो हम मोदी साहब को एक शांति के, अगर दोनों हम किसी की
निंदा नहीं कर सकते, तो दोनों देशों को मिलाकर के शांति की अपील तो कर सकते हैं। इन्होंने अभी तक शांति की अपील नहीं की। जो नरसंहार हो रहा है, इससे पूरी ईरान ही नहीं, उन पूरे इंसानियत को खतरा है जो दुनिया में लोग रहते हैं। और उस दुनिया के अंदर रहने के लिए हम भी उसी में रहते हैं। अमेरिका के अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका उनके साथ है। अमेरिका का कम से कम 50% लोग जो है वो ट्रंप के खिलाफ चल रहे हैं। और ऐसे ही इजराइल के लोग भी इजराइल के खिलाफ चल रहे हैं। और ये लोग अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। तो इनको ये चीज़ों को हासिल करने का एक कब्जा जमा रहे हैं कि हमारा ही राज चलेगा, साम्राज्यवाद का राज चलेगा, पूंजीपतियों का राज चलेगा। ये हर उस मुल्क को गरीब देखना चाहते हैं कि कोई मुल्क हमसे आगे न बढ़ जाए। लड़ाई उस बात की है। और उसके चक्कर में इन्होंने कितनी बच्चों की हत्याएं कर दी। और दुनिया की जो देश हैं, हर मुल्क में कभी किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं, कभी किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं। तो ये इजराइल और अमेरिका दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। ये कभी आज ये सीधा लड़ रहे हैं। इन्होंने हमेशा, हम 30-40 साल से देख रहे हैं कि इन्होंने हमेशा दूसरों को लड़वाया है और दूसरे देशों को आज तक इन्होंने कमज़ोर किया है। कभी इन्होंने किसी देश के लिए अपने बराबरी में देखना नहीं चाहते। मेरा यही कहना है आपसे। और आप मीडिया वालों से एक अनुरोध है कि वो एक शांति की अपील करें, क्योंकि हमारी मोदी सरकार तो इस पर बहुत विफल रही है। और इनको ऐसा नहीं है, भारत भी 50% भारत आज भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आज भी ईरान के साथ हैं। ऐसे ही दुनिया जो है दो धड़े में बटी हुई है। तो इसको ये लोग जो है हमें क्या चाहते हैं कि दो धड़े में बढ़ना चाहते हैं, एक बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग साम्राज्यवाद देश हैं। ये एक गरीब मुल्कों को या गरीब मुल्क के लिए एक बर्बाद करना चाहते हैं। ये उसको आबाद दिखना नहीं चाहते। और तेल की लड़ाई है ये, कभी तेल छीन लेते हैं, कभी ज़मीन छीन लेते हैं। ये तेल की ज़मीन की लड़ाई है इनकी। क्या आपसे सवाल पूछे जा रहे थे? चोटी आ रहे हैं यहाँ। कोई पता है, ढंग की बात ही नहीं कर रहा, सब बेईमानी की बात कर रहे हैं। बेईमान मतलब कि आपकी टेढ़ी टोपी देख के सवाल पूछा जा रहा है? नहीं, सवाल पूछो, बस सवाल तो दायरे में पूछो ना। बिल्कुल, बेदायरे सवाल थोड़ी पूछोगे। ये कई आजकल ऐसा होता है कि हर जगह इस तरह के लोग आ जाते हैं, इस तरह के सवाल किया करके परेशान किया जाता है। ये जो अभी जो हो रहा है, इसको मीडिया ना पूरा मुसलमान, शिया, सुन्नी में बांट दिया है। इसको यही कर रहा है मीडिया। हकीकत क्या है? ये तो इनका एक प्रोपेगेंडा है अमेरिका इजराइल का, कि कभी शिया सुन्नी बांटते हैं, कभी बरेली भी देवबंदी बांटते हैं, कभी देश को धर्म के नाम पे बांटते हैं। इनका काम यही है। इनका शुरू से काम मेरे का दूसरों को लड़वाना और अपना राज करना। आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने कई बार कहा ना कि कुछ लोग मीडिया के इस तरह के आ जाते हैं और फिर एक अलग दिशा में चला जाता है। कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी इन सब में बढ़ जाता है। लेकिन बात क्या है, जो हक की बात है उसको बताया नहीं जाता है। हम वो देख रहे हैं चीज़ों का, ये और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। फौज की हाथ के रूप में ईरान के ऊपर हमला करता है। याद करो साथियों, उसके 2 दिन पहले ओमान की विदेश मंत्री जो बातचीत में थे, याद रखो बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर का क्या होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ईरान की क्या रूप होगी, अमेरिका की क्या नेगोशिएशन होगा, चल रही थी। और ओमान की जो मुख्य, उन बातचीत में जो मुख्य थे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी कोई समझौता पर हम पहुंचेंगे। और क्योंकि समझौता और न्यूक्लियर सवाल एक्चुअली ट्रंप का मुद्दा था ही नहीं, उस बातचीत को तोड़कर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला सिर्फ नहीं किया, लेकिन ईरान के नेता खामेनी को, उनके पूरे परिवार को
उनकी हत्या की। हम इसकी निंदा करते हैं और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री चुप है, चुप है। ये खामोशी खामोशी नहीं है, ये खामोशी सरेंडर है। याद रखो, मोदी की खामोशी उस सरेंडर का एक निशाना है। और इसलिए साथियों, हम सीपीआईएम की तरफ से तमाम उन विवरण में न जाकर, मैं सीपीआईएम की तरफ से जहां हम अमेरिका की दादागिरी, साम्राज्यवादी दादागिरी, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी, उसका हम निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं। आज इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है हमारी अपनी सरकार से शर्म करो मोदी। तुमने जाकर भारत की 1.4 बिलियन लोगों की नाम पर तुमने कहा, नहीं मोदी, हमारे नाम पर तुमने नहीं वो बात रखी। भारत की जनता कभी भी ज़ायनिस्ट इजराइल की नरसंहार को समर्थन नहीं करेगी। नेतन्याहू का खूनी हाथ पकड़ के जो आपकी राजनीति है, उसका हम थू करते हैं, हम निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। उसमें महिलाओं और बच्चों के आज क्या हालात हैं। उस बॉम्बिंग रेट में सैकड़ों की तादाद में प्राइमरी स्कूल के बच्चे शिकार बने। कौन है उसकी जवाबदेही का? यूएन का कोई अर्थ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। और इसलिए साथियों, इस प्रदर्शन द्वारा हम अपने भारत देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में सब जगह इस प्रकार की प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारा मांग है, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। ईरान के खिलाफ ट्रंप की जो दादागिरी है, साम्राज्यवाद का जो हमला है, उसका विरोध करो और भारत की जनता का आवाज उठाओ। ये कहकर हम अपनी पार्टी और आप सबकी तरफ से इस प्रदर्शन के आए हुए साथियों का धन्यवाद और बधाई देते हुए एक नारा लगाते हुए, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईरान की जनता के साथ एकजुटता है, ईरान की जनता के साथ एकजुटता है। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। अमेरिकी साम्राज्यवाद हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद करो। अमेरिकी इजराइल गठजोड़ मुर्दाबाद, अमेरिकी इजरायली गठजोड़ मुर्दाबाद। मोदी सरकार चुप्पी तोड़ो। अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद करो। ईरान पे हमला बंद करो। पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, ईरानी जनता का संघर्ष जिंदाबाद। साथियों, अब इस प्रोटेस्ट मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि और अपनी बात रखें। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी। साथियों, पिछले 4 दिन से ईरान के ऊपर जंग जारी है। हमने देखा किस तरह से एक तरफ शांति की बात करते हुए, कूटनीति की बात करते हुए ईरान के साथ वार्ता हो रही थी, और उसी दौर में अमेरिका ने और इजराइल ने
हमला बोल दिया ईरान के ऊपर। पिछले जून महीने में हमने देखा था वो 12 दिन की जंग, और इस बार ये 4 दिन में ही पता साफ हो गया। ये धीरे धीरे पूरे उस रीजन में एक रीजनल वॉर की दिशा में चीजें बढ़ रही है। तो सबसे पहले आज के इस प्रदर्शन की ओर से हम मांग करेंगे कि भारत सरकार को तत्काल इस युद्ध को रोकने के लिए, शांति के लिए कदम बढ़ाना होगा। हमें पता है कि मोदी जी गए थे इजराइल, 26 तारीख को वही थे, लौट के आए और इधर जंग शुरू। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि कहीं से भी इस युद्ध में भारत की कोई भागीदारी ना हो। सीधी बात है, भारत की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती। ईरान में हमने जो देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी हत्या कर दी गई। हमें पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर दुनिया भर के शिया समुदाय के लिए वो सबसे बड़े धर्मगुरु भी हैं। और एक तरह से ये पूरे दुनिया के साथ अमेरिका ने और इजराइल ने इस तरह से एक हमला कर दिया। हमने देखा कि उस ईरान में जहां महिलाएं लड़ रही है अपनी आजादी के लिए, और अमेरिका वाले ये घरियाली आंसू बहाते हैं महिलाओं के नाम पर, और उसी ईरान में प्राइमरी स्कूल पर जिस समय हत्या कर दी गई, कितने बच्चियों की, 100 से ज्यादा बच्चियों की हत्या उसी ईरान में अमेरिका और इजराइल ने कर दी। पूरे लगातार ईरान में अभी करीब 700-800 की संख्या में पिछले 4 दिन में लोगों की जान गई। और इस पूरे जंग का ईरान के बाद अगर सबसे बुरा असर पड़ने वाला है तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग उस ईरान के में या पश्चिम एशिया के बहुत सारे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। जो पैसा वो घर भेजते हैं, वो पैसा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हमारे बजट का हिस्सा बनता है उस रेमिटेंस के पैसे से। और हमारे मोदी जी जाते हैं इजराइल और जा करके कह के आते हैं कि अगले 5 साल में और 50,000 भारत के मजदूरों को हम इजराइल भेजेंगे। हमारे लोगों को इस पूरे सुरक्षा में, इस जंग के हालात में सरकार भेज रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय जो हमारे देश में जो तेल आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा न सिर्फ ईरान के अंदर से आता है बल्कि उस पूरे रीजन से जो तेल यहाँ आता है, अब उस पर जो संकट बढ़ेगा तो तेल की कीमत बढ़ेगी और जबरदस्त आर्थिक संकट हिंदुस्तान के ऊपर आ जाएगा। और इसीलिए हम सबकी ये सीधी मांग है, पूरे हिंदुस्तान की मांग है कि ईरान के ऊपर ये जो जंग थोप दी गई इस पर तत्काल रोक लगे। ईरान भी हिंदुस्तान की तरह बहुत पुराना देश, दुनिया की बहुत पुरानी एक सभ्यता, और हिंदुस्तान और ईरान के बीच में बहुत हजारों साल से दोनों देश के बीच में दोस्ती के रिश्ते रहे हैं। दोनों देश के बीच में बहुत तरह के सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। और आज भारत सरकार ने ईरान जैसे एक मित्र देश को अमेरिका और इजराइल के चक्कर में आकर के भारत सरकार ने इसके साथ विश्वासघात किया है। ये भारत की विदेश नीति के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। और लगातार पहले हमने देखा फिलिस्तीन के साथ ये हुआ और अब ईरान के साथ हो रहा है। ये अमेरिका और इजराइल की जो दूरी है, ये दोनों जंगखोर देश, ये दोनों दुनिया के साथ इस समय जिस तरह से जंग थोप रही है, जो अमेरिका ने सोचा था कि हम रेजिम चेंज कर देंगे, 2-4 दिन में कुछ कर देंगे, लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि ईरान लड़ने के लिए तैयार है, तो लगातार वो देश लड़ेगा। और इस तरह से ये रेजिम चेंज करने का ये ठेका किसी ने अमेरिका को नहीं दिया। ईरान की जनता की अपनी लड़ाई है। ईरान के अंदर जो भी दमन है, जो भी तानाशाही है जनता के ऊपर, वहां के महिलाओं के ऊपर, जो भी उनके ऊपर हमले हैं, वो खुद इसके लिए सक्षम है लड़ने के लिए। उनको कहीं से भी कोई अमेरिकी मदद की, किसी तरह के कोई साम्राज्यवादी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। और आज ईरान के अंदर से भी ये आवाज उठ रही है। ईरान की जनता वो अपनी आजादी, अपना स्वाभिमान, अपनी संप्रभुता, इसका रक्षा करना जानती है। और इसीलिए हम भारत के लोग ईरान की जनता के साथ इस दौर में खड़े हैं। एक संप्रभु देश होने के नाते, एक लोकतंत्र होने के नाते, एक ऐसा मुल्क
जिस मुल्क ने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी को झेला है, ऐसे एक मुल्क होने के नाते हमारे देश में जो साम्राज्यवाद विरोध की हमारी पहचान रही है, परंपरा रही है, इसके नाते आज हम फिर ईरान के साथ खड़े हैं और भारत सरकार से ये सीधी मांग है कि ईरान के खिलाफ इस पूरे जंग में अगर भारत की ओर से कोई चुप्पी, भारत की ओर से किसी तरह की कोई भागीदारी, भारत की ओर से किसी तरह की कोई मदद अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए इस दौर में ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये इस समय इस जंग के पक्ष में भारत सरकार अगर खड़ी होती है तो वो भारत के साथ, भारत की जनता के साथ और दुनिया भर में जो अमन चाहने वाले लोग, इंसाफ चाहने वाले लोग, उनके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। और इसीलिए आज हम मांग कर रहे हैं शांति की, हम मांग कर रहे हैं तत्काल इस युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से पहल हो। इसकी मांग करते हुए आपसे अपील करेंगे कि ये जो पैगाम है देश के हर हिस्से में, ये किसी धर्म का सवाल नहीं है, ये किसी एक समुदाय का सवाल नहीं है, ये किसी एक देश का भी अब सवाल नहीं रह गया। ये सवाल पूरी दुनिया के पैमाने पर हमारे सामने कि क्या दुनिया को और एक विश्व युद्ध चाहिए। अमेरिका ने जो रास्ता चुना है, अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो रास्ता ये लोग चुन रहे हैं, वो पूरी दुनिया को धीरे धीरे एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाला रास्ता है, दुनिया को बर्बाद करने वाला रास्ता है 21वीं सदी में। और इसीलिए इसके खिलाफ पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों के साथ, न्याय इंसाफ पसंद लोगों के साथ, साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के साथ हम अपनी एकजुटता आज उसका इजहार करते हैं और इस आवाज को दिल्ली से लेकर के देश के हर कोने में ले जाना हमारी हमारा फर्ज है और इस फर्ज को हम जरूर निभाएंगे। दिल्ली के तमाम अमन पसंद लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को आज के इस प्रदर्शन के लिए मैं बधाई देता हूं और आपसे यही अपील करते हुए कि अमन की आवाज, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ, जंग के खिलाफ हमारी इंसाफ की आवाज और मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन इस तरह से एक बाहर के अग्रेसर को सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है और मैं नहीं मानती हूँ कि सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के लोग जो अपोज भी कर रहे थे उस सरकार को, वो भी अब उनके साथ हो गए हैं कि ये अग्रेशन का सामना करते हुए अगर आयतुल्ला की असैसिनेशन हुआ है तो उसको हम शहीद मानते हैं। जो लोग नहीं मानते थे वो भी मानने लगे हैं। तो साथियों, आज और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि कोइंसिडेंस नहीं है कि पिछले एक हफ्ते से 27 तारीख तक जो एक हफ्ते से रोज नया नया खुलासा एप्स्टीन फाइल में निकल रहा था और पूरी दुनिया उसी की बात कर रही थी, सारी हेडलाइंस उस पर फोकस थी, चाहे वो प्रिंस एंड्रूज की बात हो या वो बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की बात हो और दुनिया के तमाम जो पावरफुल लोग, हेड्स ऑफ स्टेट, उनके दोस्त, ये सब उसमें कॉम्प्रोमाइज थे। हमारे को कोई कम कॉम्प्रोमाइज है? हरदीप पुरी और ये सारे लोग, मोदी खुद उनका नाम भी आया हुआ है, हमने सुना है। और उसको उससे सारा जो पिछली 27 तारीख तक एप्स्टीन फाइल्स की बात हो रही थी और 28 को ये अटैक हुआ। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ट्रम्प का नाम आया है कि माइनर गर्ल्स के साथ, सबको पता था, लेकिन अब वो उसकी एविडेंस आ गई है सामने कि वीडियोस, इतने बेशुमार वीडियोस हैं जो ट्रम्प को डायरेक्टली इसमें इंडाइट करते हैं, जो एप्स्टीन का बहुत दोस्त था, यार था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपनी इविल डीड्स को कवर अप करने के लिए इंटरनेशनल सेक्स रैकेट, फिनोमेना सेक्स रैकेट, उसको कवर अप करने के लिए ये एक जंग छेड़ी जा रही, जिसमें पता नहीं लाखों लोग मर चुके होंगे और भी आगे भी कितना डेवस्टेशन होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये समय है कि जनता के बीच में भी हम जाएं और जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो हमारे लिए भी कोई खड़े होने वाला नहीं होगा, चाहे कोई खड़ा हो या ना हो। हम इंसान हैं सबसे पहले और इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जब भी कोई चीज़ कहीं दुनिया में होती है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जो लोग कहते हैं कि आपको क्या मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अरे ये तो बेकार की बात। आप खुद ही, आपका धर्म कहता है कि हमारा मतलब है उससे, और हर इंसान से जुड़ा हुआ है। नो मैन इज एन आइलैंड। इफ डू नॉट आस्क फॉर whom the bell tolls, it tolls for thee। अगर उसकी मौत आ रही है तो आपकी मौत भी उसी में लिखी है। तो हम
इंसाफ के साथ खड़ा रहना वो हमारा फर्ज है, हमारी ज़मीर के साथ खड़ा रहना हमारा फर्ज है। इसलिए जब भी हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है, हमें निकल के आना है, आवाज़ उठानी है। और जितना हम कर रहे हैं इसमें कम है, लेकिन फिर भी जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और आपको मैं मुबारकबाद देती हूँ जिस तरह से आपने बॉयकॉट प्रोग्राम चलाया और लगातार पूरे देश में आपका ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है। मैं सलाम करती हूँ और जहाँ जहाँ मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जुड़ सकती हूँ और लोगों को भी ला सकती हूँ साथ में, वो मैं ज़रूर करूँगी। इनकलाब जिंदाबाद। तो आज हम लोग यहाँ पर थे जंतर मंतर पे, ईरान पर जो इजराइल और ट्रंप ने हमला किया था उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन चला था। लोगों की बात आपने सुनी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उस तरह के एलिमेंट्स आ गए। इस तरह से वो जो कर रहे हैं कि इसको भी हिंदू मुसलमान के लेवल पर लेके चले गए। प्रोटेस्ट को एक अलग एंगल दिया जा रहा है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और जिसको फिर उनकी ऑडियंस इसी तरह का देखती है, इसी तरह की बात करती है। लेकिन ऐसे तरह के लोग हमेशा आते रहेंगे, इन लोगों को इस तरह का ख़राब करते रहेंगे कि जो हक़ की आवाज़ है, जो गलत बात है, उसको गलत बोलने वाले भी इतने सारे लोग हैं, ये मौजूद हैं। इनकी आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी और इनकी आवाज़ें दासोतंत्र आपको बराबर दिखाता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक किसी नई बहस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।